नमस्कार। राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, आधुनिक दृष्टिकोण, स्कोप ऑफ पॉलिटिकल साइंस, मॉडर्न व्यू। इस पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र, इसमें अध्ययन क्षेत्र में इस बात का अध्ययन किया जाता है कि इस विषय में क्या क्या अध्ययन किया जाए ताकि विषय संपूर्ण हो सके। यद्यपि राजनीति विज्ञान के क्षेत्र संबंधित आधुनिक दृष्टिकोण का प्रारंभ द्वितीय विश्व युद्ध से पहले हो चुका था, किंतु इसे वास्तविक मान्यता द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ही प्राप्त हो सकी। इस आधुनिक दृष्टिकोण के प्रमुख समर्थक हैं कैटलिन, लासवेल, रॉबर्ट ए डहेल, फ्रीमैन इत्यादि। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में बताया, राजनीति विज्ञान के दो दृष्टिकोण हैं, परंपरागत दृष्टिकोण और आधुनिक दृष्टिकोण। यह विभाजन द्वितीय विश्व युद्ध से पहले व बाद का है। इन्हें अलग करने वाला जो बिंदु है वह है डेविड स्टन का व्यवहारवाद। यानी उन्होंने माना कि मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन किया जाए, परंतु इस दृष्टिकोण के प्रयास जो है द्वितीय विश्व युद्ध से पहले ही शुरू हो गए थे। इसमें वाल्टर वेजहर्ट, वुड्रो विल्सन, ग्राहम वालास, आर्थर बेंटले, चार्ल्स मरियम, लासवेल, इन्होंने प्रयास पहले से शुरू कर दिए थे। राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में आधुनिक दृष्टिकोण की कुछ आधारभूत मान्यताएं हैं। इसकी कुछ मान्यताएं हैं, इसी के आधार पर तय होता है और इसमें इस बात को ध्यान में रखा गया है कि राजनीति विज्ञान है और इसको विज्ञान के रूप में अध्ययन करने के लिए किन किन मान्यताओं को ध्यान में रखा जाए। परंपरागत राजनीति विज्ञान में एक डिस्कशन यह भी थी कि राजनीति विज्ञान है या कला है या दोनों है, तो दोनों ही माना गया था। आधुनिक राजनीति विज्ञान में राजनीति विज्ञान की जो प्रकृति है वह विज्ञान की है, विज्ञान ही माना जाता है और इसी को ध्यान में रखकर, यानी विज्ञान में जैसा है वैसा अध्ययन किया जाए, इस बात को ध्यान में रखकर ही इसके अध्ययन क्षेत्र का निर्धारित किया जाता है। कुछ मान्यताएं हैं, जैसे 1 नंबर, अध्ययन क्षेत्र को तय करने में यथार्थवादी दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। यथार्थवादी यानी वास्तविक, रियलिस्टिक, जैसा है वैसा अध्ययन किया जाए। यानी राजनीति पर जो जो तत्व प्रभाव डालते हैं उन सभी का अध्ययन किया जाए ताकि हम यथार्थवादी या वास्तविक अध्ययन कर सकें। दूसरा, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु को समझने के लिए अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण अपनाया जाना चाहिए। अंतर अनुशासनात्मक, अनुशासन का अर्थ होता है डिसिप्लिन, विषय। अंतर मन यानी सामाजिक विज्ञान इससे माना जाता है, तो इतिहास, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र इत्यादि विषयों से भी अध्ययन सामग्री ली जानी चाहिए। राजनीति विज्ञान का अध्ययन इन विषयों के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए, इनसे सामग्री ली जानी चाहिए ताकि अध्ययन को हम वास्तविक या यथार्थवादी बना सके। तीसरा, राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी परंपरागत राजनीति विज्ञान में सिर्फ चिंतन पर जोर दिया जाता था, दार्शनिक पद्धति है इसमें वैज्ञानिक उपागम, यानी एक क्षेत्र का अध्ययन करने के लिए वहां सर्वे किया जाए, आंकड़े इकट्ठे किया जाए, क्वेश्चनर बनाया जाए, शेड्यूल बनाया जाए, उनको पुनः परीक्षण किया जाए, कंप्यूटर की सहायता से उसमें परसेंटेज निकालते हैं। जैसे
इस तरह वैज्ञानिक उपागम जो है, सांख्यिकी पद्धतियां जो है, उनका प्रयोग किया जाए और उसको ज्यादा शुद्ध किया जाए, वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन किया जाए। इससे हम उसका अध्ययन क्षेत्र निर्धारित कर सकते हैं। क्योंकि आधुनिक दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के बारे में परंपरागत दृष्टिकोण को त्रुटिपूर्ण माना है। परंपरागत में हम क्या अध्ययन करते हैं? राज्य का अध्ययन, सरकार का अध्ययन, राज्य व सरकार का अध्ययन, या मानव का अध्ययन। मानव का अध्ययन जैसे लास्की और हर्मन हेलर ने माना है, परिभाषाओं में देख सकते हैं। जैसे हॉब्स है, लॉक है, रूसो ने अध्ययन किया। वो अपने दृष्टिकोण से अध्ययन करते हैं कि मनुष्य कैसा है, यानी जैसा उन्होंने व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया वैसा ही वो मानते हैं। आधुनिक दृष्टिकोण का मत है कि परंपरागत दृष्टिकोण ने राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र के बारे में औपचारिक मत अपनाया है, जबकि इसके अध्ययन के लिए अनौपचारिक मत अपनाया जाना चाहिए, फॉर्मल इनफॉर्मल, और इसमें निम्नलिखित विषय वस्तु को शामिल किया जाना चाहिए। अब हम देखते हैं औपचारिक और अनौपचारिक अंग क्या है। यहां लिखा है पॉलिटिकल सिस्टम, राजनीतिक व्यवस्था। आधुनिक रूप से राज्य की जगह राजनीतिक व्यवस्था का शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। राजनीतिक व्यवस्था या सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। इन तीनों से मिलकर जो संस्था बनती है उसे हम सरकार कहते हैं। व्यवस्थापिका का मुख्य काम होता है कानून बनाना। यह सभी देशों में होते हैं। इसका नाम अलग अलग हो सकता है, जैसे भारत में संसद, अमेरिका में कांग्रेस, जापान में डाइट, चीन में नेशनल पीपल कांग्रेस, परंतु यह काम इसका कानून बनाना होता है। और व्यवस्थापकीय कानूनों को लागू करने का काम जो होता है वो कार्यपालिका करती है। यह संसदात्मक, अध्यक्षात्मक हो सकती है। और इनके आधार पर जो न्याय का काम होता है वो न्यायपालिका करती है। ये परंपरागत या औपचारिक अंग है सरकार। राजनीति विज्ञान में परंपरागत रूप में इन्हीं का अध्ययन किया गया, परंतु आधुनिक राजनीति विज्ञान में ये माना जाता है कि औपचारिक जो अंग है इनके साथ साथ, इनका तो अध्ययन किया ही जाएगा, इनके साथ साथ अनौपचारिक जो अंग हैं उनका भी अध्ययन किया जाए। जैसे राजनीतिक दल है, हर देश में राजनीतिक दल है, उनका अध्ययन किया जाए, किस आधार पर बने हैं, क्या विचारधारा है। दबाव उसमें राजनीति में सीधे भाग नहीं लेते, ये सरकार पर दबाव डालकर अपने पक्ष में नीति और निर्णय बनाने का काम करते हैं। मीडिया 2 प्रकार का हो सकता है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। प्रिंट जो प्रिंटेड मटेरियल मिलता है, अखबार, मैगजीन्स, इलेक्ट्रॉनिक टीवी, रेडियो, और तीसरा इसका सोशल मीडिया भी, फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर। तो इनका भी अध्ययन किया जाए। ये जनमत निर्माण में भूमिका निभाते हैं। एलिट क्लास, विशिष्ट वर्ग, जो अपने कार्य क्षेत्र में सर्वोच्च स्तर पर होता है, उच्च स्तर पर होता है, जिसका समाज में प्रभाव पड़ता है, जैसे राजनीतिक नेता, धार्मिक नेता, बिजनेसमैन, इनका ये एलिट क्लास होते हैं, विशिष्ट वर्ग होते हैं। हर देश में ऐसे होते हैं जिनका अध्ययन किया जाना चाहिए। सामाजिक और धार्मिक समूह, यानी जो व्यक्ति का अध्ययन कर रहे हैं किस सामाजिक समूह से आ रहा है, किस धार्मिक समूह से आ रहा है, क्योंकि इन समूहों का उसके व्यवहार पर प्रभाव पड़ता है। तो राजनीति या पॉलिटिकल सिस्टम को समझने के लिए परंपरागत जो अंग है, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका के साथ साथ राजनीतिक दल, दबाव समूह, मीडिया, एलिट क्लास, सामाजिक धार्मिक समूह का अध्ययन करना चाहिए। इससे अध्ययन क्षेत्र का विस्तार होता है और राजनीति को वास्तविक रूप में हम समझने में हमें सहायता मिलती है। इसके आधार पर हम अध्ययन इसमें क्या क्या शामिल कर सकते हैं। 1 नंबर, मानव के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन, यानी आधुनिक दृष्टिकोण में सबसे बड़ा जो परिवर्तन आया है वो है मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का अध्ययन। मनुष्य अनेक प्रकार का व्यवहार करता है, धार्मिक, समाज में,
और राजनीति के बारे में वो कैसा व्यवहार करता है, ये हमारे अध्ययन क्षेत्र में आता है। उस व्यवहार को कौन प्रभावित करता है? एक मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार, यानी वो किस पार्टी को वोट देता है, किस विचारधारा को पसंद करता है, राजनीति के बारे में उसके क्या विचार हैं, इनको कौन प्रभावित करता है? इसको परिवार, विद्यालय, कॉलेज, मित्र मंडली, सामाजिक धार्मिक समूह, जो भी तत्व इसको प्रभावित करते हैं, उस सब का अध्ययन इसके अंदर किया जाता है, ताकि हमें समझने में सहायता मिले। जैसे भारत में लोगों का व्यवहार का अध्ययन करना है तो संपूर्ण रूप से किया जाएगा। ऐसे पाकिस्तान में या अमेरिका में डेमोक्रेसी में हम जो अंतर देखते हैं, इसका कारण यही होता है, मनुष्य के राजनीतिक व्यवहार का कारण अंतर होता है। अतः उनका मत है कि मानव के राजनीतिक व्यवहार को यथार्थ, वास्तविक एवं सही रूप में समझने के लिए जरूरी है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्र में उन सभी राजनीतिक एवं गैर राजनीतिक भावनाओं, मान्यताओं एवं शक्तियों का अध्ययन शामिल किया जाए, जो मनुष्य के व्यवहार को प्रभावित करते हैं, निर्धारित करते हैं। यही परंपरागत दृष्टिकोण से आधुनिक दृष्टिकोण में अंतर करने वाला तत्व है मनुष्य का राजनीतिक व्यवहार, और इसी से व्यवहारवाद, बिहेवियरलिज्म बना, जिसकी शुरुआत डेविड ईस्टन ने की। 2 नंबर, विभिन्न अवधारणाओं का अध्ययन। राजनीति विज्ञान में बहुत सारी अवधारणाएं होती है, कंसेप्ट होती है। मुख्य रूप से शक्ति, सत्ता, प्रभाव, नियंत्रण, निर्णय प्रक्रिया, ये है, इनका अध्ययन किया जाना चाहिए और इन सब का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाना चाहिए। यानी इन आधारभूत मान्यताओं के संदर्भ में ही राजनीतिक संस्थाएं कार्य करती है, और इस प्रकार के अध्ययन को हम अनौपचारिक अध्ययन कहते हैं। यानी राजनीति को प्रभावित करने वाले, राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जितने भी कारक हैं, जितने भी तत्व हैं, उन सब का हमें अध्ययन किया जाना चाहिए। ये अनौपचारिक तत्व हो गए, इनसे ही हम राजनीतिक व्यवस्था को अच्छी तरह से समझ सकते। तीसरा, संघर्ष व सहमति का अध्ययन। 2 शब्द है, संघर्ष व सहमति। ये राजनीति विज्ञान में संघर्ष भी होता है और संघर्ष के बाद किन्हीं बातों पर सहमति हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राजस्थान में आरक्षण के लिए आंदोलन होते रहते हैं। कुछ समूह जो होते हैं वो मानते हैं कि हमें इस कैटेगरी में शामिल किया जाए, ओबीसी में, एससी में, एसटी में शामिल किया जाए, तो उसका एक संघर्ष होता है, सत्ता के साथ संघर्ष होता है। फिर किसी बातों पर सहमति हो जाती है और इसी दौरान वो एक अध्ययन क्षेत्र बन जाता है। इसी दौरान जैसे कहा जाता है राजनीति हो रही है, सियासत हो रही है, इसी दौरान संघर्ष और सहमति होती है। इसी का अगर हम अध्ययन करते हैं तो ये राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र हो जाते हैं। डायक तथा ओडिगार्ड के अनुसार इस संघर्ष की राजनीति का अध्ययन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। यह उल्लेखनीय है कि इस प्रकार के राजनीतिक संघर्ष का अंतिम उद्देश्य किसी सार्वजनिक व्यवस्था पर सार्वजनिक या आम सहमति प्राप्त करना होता है। संघर्ष के साथ साथ सहमति का अध्ययन किया जाना चाहिए। तो देश में जो संघर्ष हो रहे हैं और उसके साथ सहमति हो रही है, सभी का अध्ययन किया जाना चाहिए। मेरोन व बेनफील्ड के अनुसार किसी समस्या को संघर्षपूर्ण बनाने वाली अथवा उसका समाधान खोजने वाली सभी गतिविधियां राजनीति है। इस प्रकार आधुनिक दृष्टिकोण के अनुसार राजनीतिक महत्व की सार्वजनिक समस्याओं पर पाई जाने वाली संघर्ष एवं सहमति की प्रवृत्ति का अध्ययन राजनीति विज्ञान की विषय वस्तु है। यानी संघर्ष, सहमति और सहमति की प्रवृत्ति और उसका समाधान जो खोजा जाता है, ये सारी राजनीति या सियासत के विषय वस्तु है। तो इस आधार पर हमने देखे कि उसका अध्ययन क्षेत्र निर्धारित हो रहा है। प्रकृति भी चूंकि अब राजनीति विज्ञान है, इसलिए प्रकृति इसके वैज्ञानिक है। विषय वस्तु चाहे जो भी हो, वो विज्ञान की श्रेणी में ही आता है। इसलिए हम राजनीति को के साथ विज्ञान शब्द, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान लिखते हैं। निष्कर्ष इससे स्पष्ट है कि
आधुनिक दृष्टिकोण में मतभेद है। क्योंकि मतभेद इसलिए होता है कि ये सामाजिक विज्ञान है और जो भी इसकी परिभाषा देता है, अध्ययन करता है, वो अपने तरीके से करते हैं, परंतु फिर भी आधारभूत बातों में सहमति है। तो सभी मानते हैं कि राजनीति विज्ञान का अध्ययन क्षेत्र यथार्थवादी होना चाहिए, यानी वास्तविक, रियलिस्टिक। राजनीति को वास्तविक रूप में समझने में सहायता मिले। इसके अध्ययन में अंतर अनुशासनात्मक दृष्टिकोण और वैज्ञानिक उपागमों का प्रयोग किया जाए। अंतर अनुशासन, जैसे मैंने बताया, अनुशासन का अर्थ है विषय, डिसिप्लिन। तो ये एक सामाजिक विज्ञान है। अन्य सामाजिक विज्ञानों के संदर्भ में अध्ययन करें और अध्ययन करने के साथ साथ जो अध्ययन किया जाएगा उसमें वैज्ञानिक उपागम, जो पद्धति होगी वो वैज्ञानिक रहेगी, ताकि हम विज्ञान की तरह इसका अध्ययन किया सकें। इससे हम राजनीति को एक वास्तविक विज्ञान बना सकते हैं और उसी रूप में हम समझ सकते हैं। उम्मीद है ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। थैंक्स।